नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ पर। आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं दिल्ली के क्लास 11 के नॉन प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं हमारे, उसके नॉन प्लान के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कब से चालू हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिटेशन क्या है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज है, कब आपको एडमिशन करने का मौका मिलेगा, कैसे एडमिशन करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये जो एडमिशन होने वाले हैं, ये नॉन प्लान एडमिशन है क्लास 11 के लिए फॉर सेशन 2026 एंड 27। ठीक, यानी कि 2026-27 का जो सेशन है उसके लिए नॉन प्लान के एडमिशन क्लास 11th के कब से स्टार्ट होंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए, नॉन प्लान एडमिशन क्या होता है पहले ही आपको बताता हूँ। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब यह है, वह बच्चे जो या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या तो केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर वह दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो इसी को बोलते हैं नॉन प्लान एडमिशन। समझ गए? नॉन प्लान एडमिशन का मतलब वह बच्चे जो प्राइवेट में या दिल्ली के सरकारी स्कूल को छोड़कर, जैसे कि कोई अन्य सरकारी स्कूल नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और वह किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन प्लान एडमिशन। जो सरकारी से सरकारी में जाते हैं उनके लिए दूसरा प्रोसेस होता है एडमिशन का। इसमें नॉन प्लान में जो प्राइवेट से सरकारी में आते हैं या केंद्रीय या नवोदय विद्यालय से सरकारी में आते हैं, उनका एडमिशन किया जाता है। देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है ये 23 मार्च 2026 को जारी किया गया है। ठीक, अब आइए चलिए इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें बताया गया है, साफ पहले यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि वह स्टूडेंट जो क्लास 10th अपना दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़ा किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक, यानी कि जो दिल्ली का डीओई है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उनको इसके तहत एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ प्राइवेट वालों को और नवोदय और केंद्रीय विद्यालय वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो इसमें सभी स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपका स्टेट चाहे जहाँ पर भी हो। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए एडमिशन डेट्स क्या है। देखिए, जो शेड्यूल है क्लास 11th के एडमिशन का वो इस प्रकार है। देखिए, आपका जो एडमिशन है सर्किल तीन तीन सर्किल में होगा। सर्किल फर्स्ट, सर्किल सेकंड, सर्किल थर्ड। ठीक, सर्किल मतलब क्या होता है, यानी कि 3 बारी इसमें एडमिशन का मौका दिया जाता है आपको। आपने सर्किल फर्स्ट में अप्लाई करना होता है, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, अधिकतर लोगों को मिल ही जाता है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो सर्किल सेकंड में अप्लाई करता है। ठीक, या जो लोग छूट छूट गए थे, सर्किल फर्स्ट में अप्लाई नहीं कर पाए थे, वो सर्किल सेकंड में करते हैं, और जो सर्किल सेकंड में अप्लाई नहीं कर पाए थे वो सर्किल थर्ड में करते हैं। ठीक, अगर आपको सर्किल फर्स्ट में नहीं मिला तो आप सर्किल सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे अधिकतर बच्चों को सर्किल फर्स्ट में ही एडमिशन मिल जाता है। देखिए, जो सर्किल फर्स्ट का एडमिशन स्टार्ट होने की डेट है, यानी कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरने की डेट है, वो है 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। यानी कि 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आप सर्किल फर्स्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। दोपहर 12 बजे 30 अप्रैल को आपका क्या हो जाएगा, जो एडमिशन का फॉर्म भरना है ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका 20 मई दोपहर 5 शाम के 5 बजे तक चलेगा। तो आप ध्यान दीजिए, 30 अप्रैल से सर्किल फर्स्ट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका क्लास 11 के लिए जो एडमिशन है हर एक स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबके लिए, ये हमारा 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा 20 मई तक दोपहर शाम 5 बजे तक चलेगा। ठीक, अब जो ये हमारा सर्किल फर्स्ट है, इसका रिजल्ट कब आएगा? देखिए, अगर आपने सर्किल फर्स्ट के तहत अप्लाई किया है 30 अप्रैल से 20 मई तक, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको 1 जून को आपके वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, आफ्टर 12, यानी कि 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे को आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 जून को। ठीक, समझ गए ना? सर्किल फर्स्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो 1 जून को आएगा दोपहर 12 बजे, और आपका रिजल्ट ऑनलाइन ही आपके पोर्टल पे शो होगा। और इसी के साथ साथ जब आपका एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जिस स्कूल में आपको एडमिशन मिला है, जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है, उसी अलॉटेड स्कूल में आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, दिखाना होता है। इसी को बोलते हैं सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एकेडमिक एडमिशन इन द अलॉटेड स्कूल। जिसमें आपको एडमिशन मिला है उसी स्कूल में क्या करेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाकर दिखाएंगे और सबमिट करेंगे। ठीक, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट दिखाने की डेट है, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट है, वेरिफिकेशन की डेट है, वो है 2 मई से लेकर 15 मई तक। ठीक, यानी कि आपका जो एडमिशन है स्टार्ट हो जाएगा 30 अप्रैल से 20 मई तक चलेगा। आपका रिजल्ट 1 तारीख को आ जाएगा फर्स्ट सर्किल वालों का। उसके बाद जो उनका डेट ऑफ सबमिशन है और वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का, वो है 2 मई से, यानी कि अगले ही दिन, जैसे रिजल्ट आपका आएगा जिस दिन, उसके अगले ही दिन से 15 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, 2 तारीख से लेकर 15 जून तक आप क्या कर सकते हैं, स्कूल में जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको दिखा सकते हैं। ठीक,
इसी के साथ अगर आपने डॉक्यूमेंट दिखा दिया और आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट था तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। और जो सर्किल सेकंड है उसका कब से स्टार्ट होगा? सर्किल सेकंड का स्टार्ट होगा हमारा 16 जून से दोपहर 12 बजे, ठीक। और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा हमारा 6 जुलाई तक, ठीक। यानी कि 16 जून से चालू होगा हमारा सर्किल सेकंड का रजिस्ट्रेशन और ये 6 जुलाई तक चलेगा, शाम के 5 बजे तक। उसके बाद जो इसका रिजल्ट है ये 15 जुलाई को आएगा, ठीक। सर्किल सेकंड का जो रिजल्ट है कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ, इसकी जो जानकारी है आपको 15 जून को पता चलेगी, 15 जून को 12 बजे के बाद, ठीक। और उसी के साथ साथ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबमिशन है वो आपका होगा 16 जुलाई से लेकर के आपका 30 जुलाई के बीच में। यानी कि सर्किल सेकंड का एडमिशन 16 जून से स्टार्ट होगा, 6 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है 15 जुलाई को आ जाएगा और 16 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई को 30 जुलाई के बीच में आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है वहां पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और सर्किल थर्ड वाले जो हैं, सर्किल थर्ड वाले के लिए डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका है 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। 21 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये सब क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इनका रिजल्ट है, इनका रिजल्ट आएगा 20 अगस्त को और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 21 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में होगा। तो ये तो किस जानकारी थी हमारे एडमिशन की, रिकॉर्डिंग कब एडमिशन चालू होगा, कब हमें क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा, कब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अब देखिए आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। एडमिशन के लिए कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा हो, बस उसके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। दिल्ली के लिए एड्रेस प्रूफ क्या क्या लगता है, या दिल्ली में दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर मैंने बता दिया है कि कैसे भी कोई भी स्टेट का बच्चा दिल्ली के स्कूल में एडमिशन ले सकता है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए आपको अप्लाई करना होगा क्लास 11 के एडमिशन के लिए नॉन पास के तहत ऑनलाइन। आपको www.edel.nic की वेबसाइट पे जाकर आपको क्या करना होगा, अपने आप को गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन का जो सेक्शन मिलेगा वहां पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, कैसे करना है इसको मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ मेंशन है, ठीक। उसके बाद जो फॉर्म है आपको एक ही बार भरना होगा। अगर आपसे गलती हो जाएगी तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। और आप इसे अपने स्मार्टफोन से भर सकते हैं या किसी नियर बाई साइबर कैफे से भरवा सकते हैं। देखिए एकेडमिक सेशन के लिए जो हमारा नॉन क्राइटेरिया है कुछ इस प्रकार है, मतलब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को अपना क्लास 11th पास होना, अरे क्लास 10th पास होना चाहिए। इस बार देखिए हमारा जो 11th का एडमिशन हो रहा है जल्दी स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस बार अधिकतर बोर्ड के जो रिजल्ट हैं क्लास 12 के वो आ चुके हैं, ठीक। सीबीएसई का भी आ गया तो सीबीएसई का आ गया, इसके अलावा अन्य बोर्ड्स के भी आ गए, तो अधिकतर बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम है वो आ चुके हैं कक्षा 10वीं के, इसीलिए जो हमारा इस बारी का एडमिशन है वो जल्दी स्टार्ट हो जा रहा है क्लास 11 का, ठीक। अब देखिए कुछ क्राइटेरिया है, अगर आप जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं उसके लिए, अगर अलग अलग स्ट्रीम होती है ना, जैसे कि साइंस होता है, मैथ कॉमर्स होता है, आर्ट्स होता है, ह्यूमैनिटीज होता है, जिसको हम आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज बोलते हैं। तो इन सबको अगर आप लेना चाहते हैं, अलग अलग स्ट्रीम लेने के लिए आपको कितने परसेंट लाने की जरूरत है अब इसको बताते हैं। देखिए अगर आप अब साइंस लेना चाहते हैं विद मैथ, यानी कि साइंस लेना चाहते हैं जिसको हम बोलते हैं पीसीएम, ठीक। अगर पीसीएम लेना चाहते हैं यानी कि साइंस विद मैथ, अगर साइंस आप मैथ के साथ लेना चाहते हैं तो आपके टोटल 55% आने अनिवार्य है, यानी कि आपके क्लास 10th में टोटल 55% आए हो, ठीक, साइंस लेने के लिए। इसी के साथ साथ आपके इंग्लिश में 50% कम से कम हो, और आपने अगर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली है या बेसिक मैथमेटिक्स ली है तो उसमें भी आपके 50% हो, और साइंस में भी आपके 50% हो। यानी कि आपके मैथ्स, साइंस और हिंदी, अरे हिंदी के नहीं, इंग्लिश में 50% होने चाहिए, ठीक। और इसी के साथ साथ आपका टोटल 55% क्या होना चाहिए, रिजल्ट रहना चाहिए क्लास 10th में। समझ गए ना? एग्रीगेट मतलब क्या है, टोटल परसेंट आपका, जो टोटल है आपका जितना आपने मार्क्स गेन किया है वो टोटल परसेंट जो होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा आपका इंग्लिश में 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, या 50% मार्क्स होना ही चाहिए कम से कम, ठीक। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आप लिए हो या बेसिक मैथमेटिक्स लिए हो तो उसमें भी 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, और साइंस में भी आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस विदाउट मैथ लेना चाहता है, साइंस विदाउट मैथ यानी कि पीसीबी जिसको हम बोलते हैं, ठीक। यानी कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहता है, यानी कि जो हमारा बायोलॉजी लेना चाहता है, बायो स्ट्रीम लेना चाहता है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो साइंस विदाउट मैथ लेना चाहता है तो उसको 55% टोटल लाना होगा। इसी के साथ साथ इंग्लिश में 50% और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लिया है या बेसिक मैथमेटिक्स लिया है उसमें उसको 40% चाहिए होगा।
अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है या बेसिक मैथमेटिक्स लिया है तो उसमें आपको 40% क्या लेना होगा, मार्क्स लाने होंगे साइंस विदाउट मैथ लेने के लिए, और इसी के साथ साथ साइंस में 50% लाने होंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्राइटेरिया, कॉमर्स विद मैथ, यानी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहा है। देखिए जो साइंस कॉमर्स विद मैथ है इसका क्राइटेरिया भी लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको इंग्लिश में कम से कम 50%, अरे मतलब टोटल 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, और इंग्लिश में आपको 45% मार्क्स मिला हो। अगर आपने क्लास 10th में बेसिक या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली थी तो उसमें आपको 50% मार्क्स मिला होना चाहिए, ठीक। और सोशल साइंस में आपको 50%, अरे 45% मार्क्स हो, ठीक। यानी कि 45% आपको सोशल साइंस और इंग्लिश में लाना है अगर कॉमर्स विद मैथ लेना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड या बेस्ट मैथमेटिक्स में आपको लेना है 50%। अगला है हमारा कॉमर्स विदाउट मैथ, ठीक। कॉमर्स विदाउट मैथ के लिए यानी कि वो बच्चे जो कॉमर्स लेना चाहते हैं और उसमें वो मैथ नहीं लेना चाहते हैं, ठीक। जो मैथ नहीं लेना चाहते हैं उनका टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए, और उनका इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में 45% होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, दोनों दोनों में से किसी एक में, ठीक। या तो हिंदी या तो इंग्लिश में आपका 45% होना चाहिए, क्योंकि किसी बच्चे के पास हिंदी होती है किसी के पास इंग्लिश नहीं होती है, दोनों है तो कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, लेकिन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए, और उनमें से किसी एक लैंग्वेज में 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और सोशल साइंस में आपको 45% मार्क्स चाहिए। साइंस का यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, साइंस में आपके कितने भी मार्क्स आए हैं उसका कोई इस पे असर नहीं पड़ने वाला। अगला है हमारा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज का है यहाँ पर बताया जा रहा है, ह्यूमैनिटीज के लिए आपको बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी मतलब स्टेट बोर्ड से या किसी भी मतलब सीबीएसई बोर्ड से क्या करना होगा, अपने एग्जाम को क्लास 10th के पास करना होगा। अगर आपने क्लास 10th के एग्जाम को पास किया है किसी भी स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी, एमपी या बिहार या किसी भी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से आपने पढ़ाई की है, ठीक, तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स में हो जाएगा। आर्ट्स मतलब जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं, यही वाले आर्ट्स में आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने किसी भी स्कूल से कक्षा 10th पास की है, क्लास 10th पास की है, और आपने साथ ही साथ अगर आपको मतलब ह्यूमैनिटीज दो तरीके के होते हैं, देखिए एक होता है ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स और ह्यूमैनिटीज विद मैथ, ठीक। यानी कि ह्यूमैनिटीज विद इको और ह्यूमैनिटीज विद मैथ। देखिए जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं उनको सिर्फ क्या करना होगा, क्लास 10th पास करना होगा किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी भी मतलब किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, ठीक। अगर बच्चे ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के साथ साथ ही इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, तो वे बच्चे जो आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं उनको कम से कम 45% लाना अनिवार्य है, ठीक। यानी कि 45% आपको कम से कम अपने क्लास 10th में लाना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, क्लास 11th में आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक। अगर आप ह्यूमैनिटीज विद मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं ऐसे सब्जेक्ट, तो आपको कम से कम 50% अपने बेसिक मैथमेटिक्स में या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में लाना होगा क्लास 10th में, ठीक। समझ गए ना। अगर आप ह्यूमैनिटीज विद इको लेना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स को लेने के लिए 45% मार्क्स लाना होगा टोटल अपने क्लास 10th में, ना ये नहीं है कि सोशल साइंस में, पूरे क्लास 10th में आपका जो मार्क्स है 45% से ऊपर आया होगा तो आप ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज विद साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लेने के लिए आपको क्लास 10th में जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थी या जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की उसमें आपको 50% लाना होगा कम से कम, तब आपको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं उसमें आप इको या मतलब ये मैथ्स नहीं लेना चाहते हैं तो बस आप क्लास 10th पास हो आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक्स अरे ह्यूमैनिटीज में एडमिशन। तो ये कुछ जानकारियाँ थी स्ट्रीम की जानकारी मैंने यहाँ पर विस्तृत रूप से दी। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। अब आइए देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 5% का, यानी कि जैसे यहाँ पर कहा गया है टोटल 55% होना चाहिए, टोटल 50% होने चाहिए, 55 जो भी यहाँ पर परसेंटेज क्राइटेरिया बताया गया है, चाहे इसमें मतलब चाहे सब्जेक्ट्स में चाहे एग्रीगेट में, उसमें आपको 5% का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और नॉन क्रीमी लेयर के जो ओबीसी हैं और कश्मीरी माइग्रेंट, और वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन नेशनल गेम में प्राप्त किया है उनको। समझ गए। यानी कि जो ये हमारा मार्क्स का क्राइटेरिया है स्ट्रीम लेने के लिए, इसमें 5% की छूट भी मिलेगी उन बच्चों को जो बच्चे एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज हैं या कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या वह बच्चे जो नेशनल गेम्स में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान को हासिल किए हैं, ठीक। अब देखिए फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स रिलैक्सेशन है
ठीक, यानी कि जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। सीडब्ल्यूएसएन बच्चे, दिव्यांग बच्चों के लिए भी 5% का रिलैक्सेशन है। मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट मेंशन, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स में जो ऊपर बताया गया। ठीक, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात मैंने कर दी। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कुछ एज क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे ज़्यादा डिलेमा बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए एज क्राइटेरिया की रिकॉर्डिंग ही होता है। देखिए, जो एज क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ। ये एज क्राइटेरिया जो दिया गया है, यानी कि जो आयु सीमा दी गई है, ये आयु सीमा उन बच्चों के लिए होती है जो अभी तक क्या कर रहे थे, रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे थे। रेगुलर क्या होता है, मतलब समझ रहे हैं? रेगुलर मतलब होता है जो बच्चे हमेशा स्कूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी बोर्ड से पढ़ाई की है, सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से रेगुलर पढ़ाई की है और आपका बच्चा स्कूल जाता था, ठीक, चाहे हफ्ते में 3 ही दिन जाता था, लेकिन आपका स्कूल मतलब जाने का सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि घर पे बैठे रहिए, सिर्फ परीक्षा में एग्जाम देने मतलब अपना स्कूल जाइए। तो उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता है। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई किए हैं उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप हमेशा स्कूल जाते रहे हैं, ठीक, तो आपके लिए क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, वही बच्चे जो रेगुलर के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए एज क्राइटेरिया होता है। समझ गए? नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। वही बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जो शुरू से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक, ये क्राइटेरिया एज का उनके लिए है जो अभी तक स्कूल में रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे थे, अब रेगुलर पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो एज का क्राइटेरिया लेके आपको डरना नहीं है। ठीक, एज का क्राइटेरिया क्या है? नॉर्मल एज क्राइटेरिया है, आपको 31 मार्च 2026 तक कंप्लीट करना होगा आपका 15 साल या लेस देन 17 साल, यानी कि 31 मार्च 2026 को आप 15 साल से ज़्यादा और 17 साल से कम उम्र के होने चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये एज क्राइटेरिया रेगुलर स्टूडेंट का नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ता हूँ। आगे इसमें बताया गया है, इसमें 1 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। वह बच्चे जो मतलब बिना गैप के साथ हैं, मतलब कुछ इसमें रिलैक्सेशन है जो मतलब एचओएस द्वारा दिया जाता है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। ये सब कोई इसमें ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है नहीं, क्योंकि इसके लिए होता है क्राइटेरिया जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। आइए देखते हैं अब आगे। इसमें आगे बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं इस नीचे आएंगे देखेंगे। जब आप देखिए, आपको 2 बार डॉक्यूमेंट देना होता है जब आप एडमिशन करवाते हैं दिल्ली स्कूल्स में। यानी कि अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 बार डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब आपको क्या होती है, अपने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और एक बार जब आपको स्कूल मिल जाता है, जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अभी मैं आपको बताता हूँ जब आप ऑनलाइन फार्म भरेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये सभी जानकारी आपको मैं इतने विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बड़ा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो देखिए, जब आप अपना ऑनलाइन फार्म भरेंगे तो आपको इन इन जानकारियों को देना होगा। यहाँ पर लिखा गया है, दी एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। यानी कि जब आप ऑनलाइन पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वेबसाइट पर, तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, रेसिडेंस एड्रेस। ठीक, आप दी लास्ट स्कूल, अगर आपने रेगुलर पढ़ाई की थी तो आपने स्कूल का एड्रेस देंगे कि आपका स्कूल कहाँ पर था, स्कूल कैसा था, प्राइवेट था, सरकारी था, या मतलब अर्ध सरकारी स्कूल था। ठीक, तो इसकी जानकारी देनी होगी, यानी कि आपको अपना नाम, आपका पता, अपने अपने स्कूल का पता, और जो आपका स्कूल का मतलब मोड था वो कैसा था, सरकारी स्कूल था या प्राइवेट स्कूल था। अगला आपको बताना होगा आधार नंबर अपना। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर डिजायरेबल लिखा गया, डिजायरेबल का मतलब अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा। ठीक, अगर नहीं है बैंक अकाउंट तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, बैंक अकाउंट कंपलसरी नहीं है, आधार कार्ड भी कंपलसरी नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। अगला है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको देना होगा। आपको बताना होगा कि चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ इतना है, मतलब भरना रहता है वहाँ पर। ऑनलाइन क्या क्या भरना रहेगा यही बता रहा हूँ मैं आपको। आपको पहले अपना नाम देना होगा, अपने स्कूल का एड्रेस देना होगा जहाँ पर आपने पिछली बार पढ़ाई की, और उसी के साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड की डिटेल्स है तो देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। ठीक, उसके बाद आपके पास बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, बैंक अकाउंट अगर आपके पास है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगला है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, और सब्जेक्ट स्टडीज एंड मार्क ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और कितने कितने मार्क्स, यानी कि कितने कितने अंक पाए थे कक्षा 10वीं में, पिछली कक्षा में, उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक, यानी कि आपको जितना भी नंबर आया है पिछले क्लास में वो सभी को बताना पड़ेगा। और एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट्स है
टू सेलेक्ट द स्ट्रीम, यानी कि जो स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं उसको भी आपको सेलेक्ट करना होगा। और आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी प्रीवियस क्लास की, यानी कि क्लास 10th की आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी, ठीक, जो कि लेस देन 300 KB की हो, यानी कि 300 KB से कम हो। 300 KB क्या है, फाइल का साइज होता है, जैसे फोटो खींचते हैं ना तो KB और MB में सेव होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको अपने मार्कशीट की फोटो, अरे मतलब जो PDF है उसको अपलोड करनी होगी जो 300 KB से कम हो। 300 KB से ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगा। ठीक, तो ये जानकारी थी, ये जानकारी आपको ऑनलाइन समय देनी होगी, ऑनलाइन पेपर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। ठीक, अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एप्लीकेशन जब आपका एडमिशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है, उसको भी देख लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन भर रहे हैं और आपको मतलब कोई सहायता चाहिए, तो आप एप्लीकेशन भरते वक्त अपने जो नियर बाई स्कूल है, जो आपके घर के पास कोई स्कूल है, कोई भी स्कूल आपके घर के पास, वहाँ पर आप जाकर उनसे सहायता ले सकते हैं। ठीक, हर एक स्कूल में जो आपके नियर बाई हो वहाँ पर हेल्प डेस्क होती है, वहाँ पर आप जाकर सहायता ले सकते हैं। आप कब जाएंगे, अगर आपके घर के पास कोई मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है या जनरल शिफ्ट का स्कूल है, तो वहाँ पर आप 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जा सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, किसी भी मदद के लिए कि देखिए सर मुझको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ये समस्या आ रही है, प्लीज़ हमारी मदद करिए। अगर आपका जो स्कूल है आपके घर के पास कोई भी स्कूल अगर वो इवनिंग शिफ्ट का है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक, आप इवनिंग शिफ्ट वाले में जाएंगे 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, किसी भी समस्या के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए। और यहाँ पर और जानकारी दी गई है, यहाँ पर और जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट दी submitted for the verification at the time of the admission by the parents to the head of school, यानी कि जो स्कूल के हेड होते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं, HOS होते हैं, उनको क्या करना होगा जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि ऑनलाइन के बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो आपको जो निम्न प्रकार के दस्तावेज हैं इसको ले जाकर अपने स्कूल में दिखाना होगा। पहले को आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना होगा, अपने डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप SLC दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में। ठीक, यानी कि आपने अगर क्लास 10th पास की है किसी भी जगह से, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना SLC काउंटर साइन SLC दे सकते हैं। ठीक, काउंटर साइन SLC चाहिए, SLC मतलब TC। ठीक, आप अपना TC दे सकते हैं, जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, SLC बोलते हैं, जो कि काउंटर साइन हो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। या आप क्लास 10th के डायरेक्टली एज प्राइवेट, मतलब आप 10th के क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो। ठीक, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय दी कंसर्न बोर्ड भी दे सकते हैं। ठीक, मतलब इन दोनों में से एक जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपके पास क्लास 10th की SLC है, TC है, आप उसको दे सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट का दे सकते हैं, या पासिंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्लास 10th का डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। और आपको पहला चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, जो तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको चाहिए होगा आपके मार्कशीट प्रीवियस क्लास की, जो आपकी प्रीवियस क्लास थी उसकी आपको मार्कशीट देनी होगी। ठीक, और उसी के साथ साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेना होगा। ठीक, फोटो मतलब आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसी को आपको देना होगा। अगला है हमारा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज द रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ दिल्ली। आप दिल्ली के निवासी हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक प्रूफ देना होगा। इनमें से आप कोई भी एक प्रूफ दे सकते हैं। ठीक, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, क्योंकि दिल्ली के निवासी को ही एडमिशन दिया जाता है। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तब भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई एक प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली में वर्तमान समय में रह रहे हैं। तो आप राशन कार्ड दिखा सकते हैं जिसमें बच्चे का नाम हो, या उसके माता पिता के नाम के साथ। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मतलब राशन कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं बच्चे का या माता पिता का। ठीक, दिल्ली का जो निवास प्रमाण पत्र है जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, आप वो दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं चलेगा कोई बच्चा अपने स्टेट का है तो अपने स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा रहा है, नहीं, दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना है। जो निवास प्रमाण पत्र है दिल्ली का दिखाना है, अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप वोटर ID कार्ड दिखा सकते हैं, जो आपके माता पिता के नाम पर या बच्चे के नाम पर इशू हो। ठीक, जिसमें दिल्ली का एड्रेस हो। ऐसा नहीं है कि वोटर ID कार्ड आप दिखा रहे हैं और वोटर ID कार्ड पे आपके गांव का एड्रेस लिखा है तो वो वैलिड नहीं होगा। ऐसा वोटर ID कार्ड आपका या आपके माता पिता का जिसपे दिल्ली का एड्रेस लिखा हो। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या MTNL टेलीफोन बिल या वाटर बिल दिखा सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक, या बैंक पासबुक दिखा सकते हैं जो आपके नाम पर या आपके माता पिता के नाम पर इशू किया गया हो और जिस पर दिल्ली का एड्रेस हो। अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है दिल्ली के स्कूल्स में और उसके पास कोई बैंक पासबुक है दिल्ली का, तो जिस पे दिल्ली का एड्रेस है उसे दिखा सकता है। अगर उसके पास नहीं है, उसके माता पिता के पास है बैंक पासबुक दिल्ली का, तो उसको दिखा सकता है। ठीक, तब भी उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर बैंक पासबुक भी नहीं है तो आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड ऑफ ऑफ और एनी ऑफ द पेरेंट, अगर आपके पास
बैंक अकाउंट भी नहीं है तो आप आधार नंबर दिखा सकते हैं, यानी कि ऐसा आधार दिखा सकते हैं जिसपे आपका दिल्ली का एड्रेस हो। अगर आपके दिल्ली के आपके एड्रेस पर जो जो आधार नंबर है, मतलब जो आपका आधार है, अगर उस पर दिल्ली का एड्रेस है तो आप उसे दिखा सकते हैं। अगर आपके एड्रेस पे नहीं, आपके आधार पर नहीं है दिल्ली का एड्रेस, आपके माता पिता के आधार पर है, तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। यही सबसे आसान है। अगर आप दिल्ली में लेना चाहते हैं एडमिशन और आप बाहर से हैं, तो आप क्या करिए, अपना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करवा लीजिए या दिल्ली में एक पासबुक बनवा लीजिए। दोनों सबसे आसान होते हैं। 100 रुपया लगता है क्या कराने में, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए, तो आप इसे आसानी से करवा सकते हैं। अगला है पासपोर्ट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट, तो ये भी दिखा सकते हैं अगर है तो। ट्रैवल लाइसेंस है अगर माता पिता का, तो वो भी दिखा सकते हैं। ठीक, अगर आप क्या किए थे एडमिशन लेते वक्त, आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट किया था, SC ST OBC, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे स्कूल में तब। ठीक, और कास्ट सर्टिफिकेट ये ऑनलाइन नहीं लगेगा, ये ऑफलाइन लगेगा जब आप अपना एडमिशन लेने जाएंगे। ठीक, और इसी के साथ साथ सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा डिसेबिलिटी का। अगर आपने दिखाया था कि आपका बच्चा दिव्यांग है, अगर आपने फॉर्म में भरा था कि आपका स्टूडेंट जो है, आपका बच्चा जो है वो दिव्यांग है, यानी कि CWSN स्टूडेंट है, तो आपको दिव्यांग का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। तो यही जानकारियाँ थी जो कुछ आपको देनी थी। इसी के साथ सारी जानकारियाँ कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपकी सारी जानकारियों का जवाब दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले दी जाती हैं। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।